हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ और यहाँ पर आज हमारा सेट नंबर 3 है। अब थोड़ा स्पीड में आ जाओ। अगर कोई अभी भी ढील दे रहा था पढ़ाई के लिए कि बीपीएससी कब आएगा कब नहीं आएगा, अब आपको पता है कि आपका नोटिफिकेशन निकलने वाला है, मई में निकलने वाला है। तो यहाँ पर ज्यादा समय नहीं मिलेगा, इसलिए अपनी तैयारी को बहुत फास्ट करते हुए जो PYQs करा रही हूँ प्लस उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आसपास के करा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सेशन को बहुत ध्यान से सोच समझ के आपको देखना है, नोट करना है चीजों को इम्पोर्टेंट। और कुछ भी आपको इम्पोर्टेंट चाहिए मेरे थ्रू तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं जरूर बताइएगा। सेट नंबर 3 में कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, मिक्स क्वेश्चंस हैं सारे TRS को मिलाकर, तो ये सारे क्वेश्चंस को करते रहो। प्लस यहाँ पर NCERT एग्जाम प्लस आपको नए क्वेश्चन सब कुछ देखने को मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी एक भी रुपए दिए। तो आपको अगर फ्री इस मुहिम से जुड़ना है जहाँ पर फ्री आपको पढ़ाई कराई जा रही है, ऑथेंटिक और प्रॉपर आपके एग्जाम ओरिएंटेड, तो आप इस सेशन को जोड़ देख सकते हैं। प्लस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज आप जहाँ भी जाना चाहें, जहाँ भी देखना चाहें आप जा सकते हैं, आप फ्री है। यूट्यूब इज ओपन फॉर एवरीवन, जिसको जहाँ जाना जा सकता है। पर यहाँ पर भी साइंस की क्लासेस चल रही हैं, NCERT बेस्ड है, PYQ बेस्ड है, तो आप इन सेशंस को देख सकते हैं। चलिए आज का सेट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं और आपको कैसे लग रहे हैं सेशंस ये जरूर बताया करिए। चलिए सीधा स्क्रीन की तरफ चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ये आपका TREs में आया हुआ क्वेश्चन है। एक सिक्का, पंख और ईंट को निर्वात में एक साथ गिराया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस स्थिति में सत्य होगा। देखो ये आपका क्वेश्चन ना वैक्यूम से है और वैक्यूम से 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। पहला तो इस तरह का क्वेश्चन हो गया और दूसरा एक साउंड के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा बेल जार के बारे में। तो बेल जार क्या है? बेल जार के अंदर एक जार है आपका इस तरीके से, जस्ट अ सेकेंड, क्या हो गया, चलिए तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज के सेशन के में। और आप लोग भी अपना इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाते रहा करिए। अ कॉइन, फेदर एंड अ ब्रिक आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली इन अ वैक्यूम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन दिस सिचुएशन। एक सिक्का, पंख और ईंट को निर्वात में एक साथ गिराया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस स्थिति में सत्य होगा। तो देखो वैक्यूम से ना 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका, जैसे एक बेल जार है, साउंड का चैप्टर आपने देखा होगा, ये बेल जार है इस तरीके से और इसके अंदर एक रिंगिंग बेल पड़ी हुई है और ये रिंगिंग बेल किससे कनेक्टेड है? इलेक्ट्रिसिटी से आपकी कनेक्टेड है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को ऑन कर देंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो ये क्या होगा, ये बेल जो है वो बजने लगेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसके इसके अंदर, जार के अंदर एयर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब जैसे ही क्या करेंगे, एक सिचुएशन आई जब यहाँ से क्या किया, यहाँ से वैक्यूम क्रिएट कर दिया, किस तरीके से, एयर को बाहर निकालकर। तो यहाँ पर अंदर क्या हो गया, अब एयर के जो मॉलिक्यूल्स थे वो खत्म हो गए और यहाँ पर वैक्यूम निर्वात की स्थिति आ गई। सॉरी। तो अब क्या होगा, अब चाहे इसमें ये बेल हो या इसमें एक घंटा लगा दो या इसमें कोई भी तरह के एक साउंड का एम्पलीफायर के साथ आप कुछ भी लगा दो, आपको यहाँ पर आवाज बाहर सुनाई नहीं देगी। कितनी भी हाई वोल्टेज दे दो, कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, यहाँ पर आवाज सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू प्रोपेगेट। आपकी स्टेटमेंट है NCERT की, इससे आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं। क्यों ऐसा नहीं हुआ? क्योंकि साउंड को एक माध्यम की आवश्यकता है आगे बढ़ने के लिए या सुनाई देने के लिए। तो यहाँ पर एयर एक माध्यम था, जो कि क्या हुआ, अब चला गया, एयर के मॉलिक्यूल्स हट गए तो वैक्यूम क्रिएट हो गया, इसकी वजह से यहाँ पर साउंड सुनाई नहीं देगी। पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या हो गया कि अगर यहाँ पर मान लो मेरे पास एक ये ब्लॉक है, बॉक्स है जिसमें एयर प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें एयर हमारी प्रेजेंट है। अब इसमें 3 चीज है, कॉइन है, एक पंख है, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका ब्रिक। इन तीनों को अगर फेंका जाएगा, ऊपर से ड्रॉप किया जाएगा, तो कौन सा पहले नीचे आएगा? तो जिसका क्या होगा, भार ज्यादा होगा वो नीचे पहले आएगा। तो ब्रिक का वेट ज्यादा है तो ब्रिक क्या होगा, पहले नीचे आ जाएगा, फिर आपका कॉइन आएगा और फिर फेदर आएगा। ये एक कंडीशन होती है, सिंपल नॉर्मल कंडीशन जिसे बोलेंगे कि पहले ब्रिक आएगा, फिर कॉइन आएगा और फिर फेदर आएगा। पर अगर यहीं पे क्या है, वैक्यूम क्रिएट कर दिया, मतलब यहाँ पर निर्वात की कंडीशन कर दी, अब यहाँ पर कितना भी कुछ भारी हो, एक लोहे का टुकड़ा भी क्यों ना हो, अब क्या होगा, वो नीचे आएगा कि फेदर पहले आएगा कि कॉइन पहले आएगा, ठीक है। तो अब कितना भी भारी कर दो टुकड़े को या एक पत्थर को या लोहे के एक पूरे ब्लॉक को,
सब चीजें एक स्थिति में एक सी नीचे आएंगी, मतलब एक स्पीड से एक साथ नीचे आएंगी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फेदर, कॉइन एंड ब्रिक ऑल विल रीच द बॉटम टुगेदर। सब कोई नीचे एक साथ आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया आपका, इवैक्यूएटेड ट्यूब हो गई। यहाँ पर देखो इवैक्यूएटेड ट्यूब, यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो गया, इसकी वजह से ये दोनों एक साथ दिखते हुए नजर आ रहे हैं। नो फोर्स अदर देन ग्रेविटी एक्ट अपॉन इट, मतलब इसमें सिर्फ एक फोर्स एक्ट हो रहा है उस समय। कौन सा फोर्स? क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण फोर्स है वो यहाँ पर लग रहा है और जिसकी वजह से वो नीचे आ रहा है। आई होप ये पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड, वायु में उपस्थित जल वाष्प को क्या कहते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन, तो इसको आपको सबको पता है, ये होती है हमारी ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये होती है आपकी ह्यूमिडिटी। जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना ज्यादा क्या होगा, एक आपकी एनसीईआरटी क्लास 9th टेक्स्ट बुक में कुछ लाइनें हैं इवेपोरेशन को लेकर, इवेपोरेशन वाले पोर्शन में लाइनें हैं, वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या चीज है इवेपोरेशन से रिलेटेड? कि इवेपोरेशन बढ़ता है, आपका इवेपोरेशन बढ़ता है, इंक्रीज होता है कब? कब ये बढ़ता है आपका इवेपोरेशन? इवेपोरेशन मतलब पानी का भाप के रूप में उड़कर, मतलब जैसे अगर पानी जमीन पर पड़ा हुआ है अब उड़ जाएगा, सूख जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? वाटर इवेपोरेट हो गया। अब एनसीईआरटी में आप क्लास 9th की एनसीईआरटी में देखेंगे, फर्स्ट चैप्टर में ही इवेपोरेशन इंक्रीजेस एक टॉपिक दिया हुआ है, तो आपको कुछ उसमें पॉइंट्स नोट करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कई बार एग्जाम से पूछे गए हैं। जैसे पहला पॉइंट हो गया कि इवेपोरेशन कब बढ़ता है? जब सरफेस एरिया ज्यादा होता है। एग्जाम्पल कैसे समझेंगे? जैसे कि एक ग्लास है, एक ग्लास में पानी पड़ा हुआ है, यहाँ पर पानी भरा है, और एक मेरे पास एक इस तरह से फ्लैट सरफेस है, यहाँ पर पानी पड़ा हुआ है। तो किसमें से तेजी से इवेपोरेट होगा? पानी निकलेगा ऊपर भाप के रूप में, वो आप खुद समझ सकते हैं। जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तो सरफेस एरिया इसका ज्यादा है, तो पानी इसमें से तेजी से उड़ेगा। ठीक है, दूसरा केस यहाँ पर समझेंगे। दूसरा केस हो गया आपका कि जैसे जैसे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर, अगर धूप ज्यादा है टेम्परेचर बढ़ेगा, इवेपोरेशन का दर जो हो जाएगा वो फास्ट हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर कम होगा, इवेपोरेशन का दर क्या होगा? स्लो होगा। ठंडी और गर्मी से इसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात क्या हो गई आपकी? वही बात है ह्यूमिडिटी। वातावरण में आपने देखा होगा कि जब बारिश का मौसम होता है, कपड़े धीरे धीरे बहुत मतलब कम तेजी से सूखते हैं एज कंपेयर टू गर्मी के सीजन में, तो ह्यूमिडिटी ज्यादा है उस समय। ठीक है, पूरे वातावरण में क्या है? वाटर वेपर्स की मात्रा ज्यादा है, ह्यूमिडिटी कंडीशन है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पर इवेपोरेशन की दर जो हो जाएगी वो घट जाएगी। ठीक है, सब केसेस में आप देख रहे हैं कि इवेपोरेशन की दर क्या हो रही है? बढ़ रही है, पर ह्यूमिडिटी के केस में इवेपोरेशन, पानी जो है वो धीरे धीरे इवेपोरेट होगा। ठीक है, दूसरी चीज आपने देखी होगी, चौथा आपको पॉइंट है कि विंड की स्पीड बढ़ेगी तो इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये 4 पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हैं, तो मुझे लगे जरूरी कि आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा तो आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, चलो आओ अब देख लेते हैं कुछ और टर्म्स को। जैसे ह्यूमिडिटी, आप समझ गए कि ह्यूमिडिटी होता क्या है? पानी का भाप, मतलब वाटर वेपर, जितना जल वाष्प है प्रेजेंट किसमें है? एयर में, हवा में कितना जल वाष्प प्रेजेंट है उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ड्यू क्या है? आपने देखा है कि पत्तियां हैं इस तरीके से, अब पत्तियों के ऊपर छोटी छोटी सी बूंदे प्रेजेंट होती हैं। ये छोटी छोटी सी बूंदे क्या होती है? ये आपकी ड्यू होती है। तो ये एक तरह से क्या है? मॉइस्चर, जो कि वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में किसके ऊपर? लीफ की सतह के ऊपर आ जाते हैं, इसको बोलते हैं ड्यू। ठीक है, और ये क्यों होते हैं? क्योंकि सरफेस कैसी हो जाती है? ठंडी हो जाती है। तो ठंडी के मौसम में ये देखा होगा, ठंडी के मौसम में ये बहुत देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट आ जाती है बात फॉग की। फॉग क्या है? फॉग और दूसरा एक टर्म होता है आपका हेज। ये दो टर्म में कंफ्यूज मत होइएगा। हेज क्या हो जाता है? जैसे आपने देखा है कि दिल्ली में चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, हर समय धुंध सा रहता है, तो इसका मतलब हर समय कोहरा तो नहीं गिर रहा है। तो ये क्या चीज है? हेज और फॉग ठंड के समय में कोहरा बोलते हैं, जिसको कोहरा। ठीक है, ये स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स तो होते हैं जो कि एक तरह से फॉग इज अ क्लाउड, एक स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स का क्लाउड होता है जो ग्राउंड लेवल के पास होता है और विजिबिलिटी को कम कर देता है। ये ठंड के सीजन में देखने को मिलता है।
हेज क्या हो गया? हेज एक तरह से क्या हो जाता है, पॉल्यूशन के कारण विजिबिलिटी को खत्म करता है। जैसे डस्ट, स्मोक और अदर ड्राई पार्टिकुलर्स जो प्रेजेंट होते हैं एयर में, उसकी वजह से विजिबिलिटी को कम कर देता है। तो हेज और फॉग में ये अंतर होता है। मिस्ट क्या होता है? मिस्ट आपने देखा होगा, स्प्रे बॉटल्स आजकल मिस्ट के नाम से जानी जाती हैं कि मिस्ट है, ये इस तरह का मिस्ट है, तरह तरह के नाम आते हैं, रोज मिस्ट है, ये आपका चंदन मिस्ट है। तो मिस्ट क्या है? स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स जो निकलते हैं, बहुत स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, एकदम बहुत एकदम से बोलते हैं भीमी से, सस्पेंडेड इन कोल एयर यूजली बाय कंडेंसेशन। ठीक, तो ये अलग चीज हो गई। चलो इसको एक बार हिंदी में देख लो। आर्द्रता वायु में मौजूद जलवाष्प की तीव्रता है। दूसरा क्या है आपका? ओस। ओस जब नमी ठोस वस्तु में पत्थर, जैसे पत्थर, घास के ब्लेड और पौधों की पत्तियों पर की ठंडी सतह पर पानी की बूंद के रूप में जमा हो जाती है, इसको आप ओस बोलते हैं। कोहरा हो गया कि बादल में जो जमीनी स्तर के पास होती है छोटी छोटी पानी की बूंदें, और ये क्षैतिज दृश्यता को कम कर देती हैं। धुंध, और धुंध में ये आपको क्या हो जाएगा? ये आपकी हेज है। हेज वायुमंडलीय घटना है, ठीक है, जैसे धूल, धुआं और अन्य शुष्क कण हवा में निलंबित हो जाते हैं, और जिसकी वजह से दृश्यता आकाश में कम हो जाती है। आई होप यहाँ तक पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए आइए अब बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट? निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय वायु प्रदूषक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये आपका किसी भी लेवल का आप एग्जाम दे रहे हैं तो जनरल साइंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक माना जाता है। प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स और सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स। देखो, दो तरह के एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं। एयर पॉल्यूटेंट्स दो तरह का, एक प्राइमरी हो गया और एक सेकेंडरी हो गया। प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट डायरेक्टली सोर्स से निकलते हैं, सोर्स से डायरेक्टली निकलने वाले, जैसे फॉर एग्जाम्पल कार का जब फ्यूल कंबशन होता है, कार का फ्यूल में, तो क्या होता है? जो स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, तो वो कैसा पॉल्यूटेंट हो गया? प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट हो गया। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, फिर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है, तो ये सब क्या हो गए? प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स कि जब प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स कंबाइन करते हैं किसके साथ? सनलाइट के साथ, या फिर कुछ अलग सब्सटेंसेस के साथ प्रेजेंट इन द एयर, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? ये आपके कन्वर्ट हो जाते हैं सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स में। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट का है आपका PAN। ठीक है, अब देखो, अब आप लोग स्टॉप करोगे वीडियो को, जिस भी टाइमलाइन पे ये वीडियो चल रहा है, इसमें मुझे आप जो भी ये कैंडिडेट देख रहा है, आप सबकी इन्वॉल्वमेंट मुझे जरूरी, मैं मानती हूँ कि आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पर पैन का फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे, और जिसका कमेंट मुझे दिखेगा वो, उसको मैं फिर क्या करूंगी, उसको नेक्स्ट वाले वीडियो में उसका हाईलाइट करूंगी कमेंट। ठीक है, चलो अब देखो, पैन हो गया, एक हो गया आपका ओजोन, O3। तो ये सब क्या हो गए? एग्जाम्पल्स आपके सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, ठीक है, आपने सुना होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये बताओ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट है कि सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है? तो ये आपका प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट के अंदर आता है। क्यों आता है प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट के? जैसे कि डायरेक्टली रेफ्रिजरेंट से, रेफ्रिजरेटर से, या आपके AC से ये रिलीज आउट होता है, तो ये आपका प्राइमरी के अंदर आता है। CFCs क्या होते हैं? अगर कम मात्रा में प्रेजेंट है तो ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, पर इनकी मात्रा अगर अधिक हो जाती है तो दे आर वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमंस। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका यहाँ पर हो गया। अच्छा, इसके बाद अब आपका एक इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है एसिड रेन। जो एसिड रेन है, तो ये प्राइमरी में आएगा कि सेकेंडरी में आएगा? तो ये आपका सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट के अंदर आएगा, क्योंकि जो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं वो कंबाइन होते हैं किसके साथ? धूप के साथ, और फिर कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? आपका एसिड रेन जो रिलीज आउट होता है, दैट इज अ सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको आई होप क्लियर हुई होंगी। अगर इसके हिसाब से यहाँ देखा जाए तो क्या ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर आपके प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट है? यस, दे आर प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट। ठीक है, SOX ये आपके प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स हो गए। फिर आपके ये आपके एसिड रेन को रिलीज आउट करते हैं, ऐसे NOx, ये सब भी आपके एसिड रेन को कॉज करते हैं। फिर नेक्स्ट बात आ जाती है आपकी ग्राउंड लेवल ओजोन। तो ग्राउंड लेवल ओजोन ये आपकी क्या होती है? दिस इज अ सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। सिंपल ऑक्सीजन, सब रब कर देती हूँ, सिंपल ऑक्सीजन जब ये ब्रेक होती है तो नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन फिर से ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना देती है? ओजोन
बना देती है। ठीक है, तो ये आपकी ग्राउंड लेवल ओजोन हो गई, और ये ग्राउंड लेवल ओजोन कैसी हो गई, ये आपका सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट के अंदर आ गया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपके प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट के अंदर आ गए। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आइए अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन नोन एज नेम एज फ्रेऑन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का दूसरा नाम क्या होता है, फ्रेऑन्स, जो कि रेफ्रिजरेंट, फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट, लोकल एनेस्थेटिक, एरोसोल प्रोपेलेंट इस सब में यूज होता है। इन जनरल दे हैव अ लो पोटेंशियल टू कॉज टॉक्सिसिटी एट हाई कंसेंट्रेशन, दे कैन बी एक्यूटली टॉक्सिक। तो वही चीज जो मैंने बताई कि अगर इनकी मात्रा कम होती है तो ये क्या होते हैं, ये टॉक्सिक कम होते हैं, और इनकी कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है तो ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। Major primary air pollutants is nitrogen oxide, sulfur dioxide, and hydrocarbons emitted through industrial activities reacts in the atmosphere under the influence of solar radiation, resulting in generation of secondary air pollutants, ozone और peroxy acetyl nitrate। आपको यहाँ पर इसका उत्तर मिल गया, पर आई होप आपने इसका टाइमलाइन पे आपने उत्तर दे दिया होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर एक इमेज है, जिससे कि हमारे दिमाग में चीजें इमेज के थ्रू बहुत अच्छे से रह जाती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कि इनकम्प्लीट कंबशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, NO, SO2, NO2, ये सब क्या हो गए, ये आपके प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स हो गए। जब ये सनलाइट इनके ऊपर रिएक्ट कर जाती है तो ये सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है आपकी, नेक्स्ट है एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर, वायु उस क्षेत्र में चलती है जहां वायु, तो देखो एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव आउट होती है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की एरिया में एयर मूव आउट होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर, एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर द प्रेशर इज लो। जिस क्षेत्र में दबाव कम होता है, जिस क्षेत्र में दबाव कम होता है वहां दबाव अधिक होता है। मतलब ये देखो हिंदी में टाइपिंग में गड़बड़ है, क्योंकि ये गूगल ट्रांसलेशन है, तो ये समझ लो हाई रीजन से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर हमेशा मूव आउट होती है। अब यहाँ पर आ जाता है आपका दो टर्म जो कि इंपॉर्टेंट है, क्लास 8 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है ये, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। गर्मियों में क्या होता है, देखो ये दो टर्म होते हैं आपके, एक लैंड ब्रीज और दूसरा हो जाता है आपका सी ब्रीज। आइए अब इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। देखो गर्मियों के समय में क्या होता है यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, गर्मियों के समय में क्या होता है यहाँ पर लैंड जो है वो ज्यादा गर्म हो जाती है एज कंपेयर टू आपका सी। सी कम गर्म होगा, लैंड ज्यादा गर्म हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से ये हीट उठेगी। ठीक है, हीट उठेगी, इसका मतलब वार्म एयर यहाँ से ऊपर उठ रही है। जब वार्म एयर यहाँ से ऊपर उठ रही है, सारी की सारी वार्म एयर ऊपर उठ जा रही है, तो क्या होगा यहाँ पर एक वेकेंट स्पेस बन जाएगा। कैसा, एक खाली स्थान, वेकेंट स्पेस, क्योंकि सारी की सारी गर्म हवा क्या हो गई, ऊपर उठ गई। ठीक, अब इसकी वजह से यहाँ पर इस एरिया में क्या हो जाएगा आपका, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। कैसा प्रेशर, लो प्रेशर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब सारे एयर के मॉलिक्यूल्स ऊपर चले गए, तो प्रेशर कैसा हो गया, कम हो गया। एयर के मॉलिक्यूल्स यहाँ कम है, तो प्रेशर कैसा हो गया, लो हो गया। अब यहाँ सी में अगर देखा जाए तो सी में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हाई प्रेशर देखने को मिलेगा। ठीक है, हाई प्रेशर, तो हमेशा हमने क्या समझा अभी, जैसे मैंने पहले बताया कि जो एयर है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, तो इसका मतलब सी से हवा कहाँ जाएगी, लैंड की तरफ। तो जब सी से हवा लैंड की तरफ जाएगी तो ऐसी ब्रीज को क्या बोला जाएगा, सी ब्रीज। ठीक है, ये तो हो गया हमारा डे के समय में जब हमारे सूरज चाचा है जिंदा। अब जब रात हो जाती है, रात हो जाती है तो जमीन जो आपकी लैंड है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, क्या चीज, ये जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर नाइट के समय में क्या हो जाएगी, जमीन कैसी रहेगी, ठंडी रहेगी। एज कंपेयर टू ये क्या रहेगा, गर्म रहेगा। जब यहाँ का एरिया गर्म रहेगा तो वापस से एयर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ऊपर वार्म एयर ऊपर जाएगी। जब वार्म एयर ऊपर जाएगी तो यहाँ पर कैसा स्पेस बच जाएगा, यहाँ पर आपका वेकेंट स्पेस बच जाएगा। जब वेकेंट स्पेस बचेगा इसका मतलब यहाँ पर लो प्रेशर हो गया। लो प्रेशर हो गया इसका मतलब यहाँ पर कैसा प्रेशर है, हाई प्रेशर है। तो हमेशा मूवमेंट कैसा रहता है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब लैंड से हवा कहाँ जाएगी, लैंड से हवा आपकी इधर की तरफ आएगी। ठीक है, हाई प्रेशर कहाँ है आपका, सॉरी, हाँ, हाई प्रेशर आपका कहाँ पे है, इधर है। तो लैंड से आपकी हवा सी की तरफ आएगी। जब लैंड से हवा आपकी सी की तरफ आ रही होगी तो ये कैसी ब्रीज हो जाएगी, लैंड ब्रीज हो जाएगी।
ठीक है, समझ में आया? आई होप सबको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर अ शावर ऑफ रेन अ रेनबो इज सीन। बारिश के फुहार के बाद इंद्रधनुष दिखता है, तो वो कहाँ दिखता है? टुवर्ड्स द सन दिखता है, अपोजिट टू द सन दिखता है, एनीवेयर रिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन, या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो हमेशा रेनबो के बाद जो सूर्य है वो आपका अपोजिट टू द सन, मतलब रेनबो से सन अपोजिट दिशा में दिखता है। ठीक है, अब देखो रेनबो फॉर्मेशन में कुछ बातें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। इंद्रधनुष एक मौसम संबंधी घटना है जो पानी की बूंदों में प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और फैलाव के कारण होता है। तो यहाँ पर रेनबो बनने में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? आपकी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन। तीन चीजों की आवश्यकता हुई, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन। ये इंपॉर्टेंट है ये टर्म यहाँ पर। ठीक है, तीनों चीजों की आवश्यकता होती है। ये आपके मोर देन वन ऑफ द अबव में क्वेश्चन बन सकता है ना। अब देखो, रेनबो कॉज्ड बाय सनलाइट ऑलवेज अपीयर्स इन द सेक्शन ऑफ अ स्काई डायरेक्टली अपोजिट टू द सन। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी करवाया था। यहां से व्हाइट लाइट जारी है, इस तरह से यहां से क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्पर्जन हो रहा है। डिस्पर्जन में ये 7 कलर्स में व्हाइट लाइट हमको देखने को मिल रही है विब्योर के फॉर्म में। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कौन सी लाइट सबसे ज्यादा बेंड होती है, कौन सी लाइट सबसे कम बेंड होती है। तो पहला क्वेश्चन बन जाता है बेंडिंग से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बन जाता है किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ से। तीसरा क्वेश्चन बन जाता है किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। चौथा क्वेश्चन बन जाता है किसकी स्पीड ज्यादा है। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलते हैं। पहली बात आ जाती है बेंडिंग की। तो सबसे ज्यादा बेंडिंग किसकी देखी जा रही है? भाई वॉलेट की सबसे ज्यादा बेंडिंग है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया कि सबसे ज्यादा बेंडिंग हमें देखने को मिली किसकी? वॉलेट की। वेवलेंथ किसकी सबसे ज्यादा है? तो यहाँ पर वेवलेंथ की बात करी जाएगी तो रेड लाइट की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है। अब फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो यहाँ पर वॉयलेट लाइट की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। स्पीड की बात करेंगे तो रेड लाइट की सबसे ज्यादा स्पीड होती है। तो देखो आओ इसको याद करने का तरीका। सबसे ज्यादा बेंड हो रही है वॉयलेट लाइट, ठीक है। अब सबसे ज्यादा बेंड हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर इस तरीके से आपको याद रखना है लैम्डा। लैम्डा क्या हो जाता है? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा? रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम। तो यहाँ पर रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो वॉयलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो जाएगी। उल्टा हो जाता है ना, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और रेड लाइट की सबसे कम हो जाती है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी वेवलेंथ ज्यादा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उल्टा हो गया। स्पीड, स्पीड रेड लाइट की ज्यादा होती है। तो अब याद कैसे रखोगे? देखो रेड लाइट दूर से चमक जाती है इसलिए उसकी वेवलेंथ ज्यादा होता है, तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, स्पीड ज्यादा होती है। तो ये आपको याद करने के तरीके हो गए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, रिफ्रैक्शन इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ये देखो, ये आपकी पेंसिल आपने इस तरह से रखी, हल्की सी बेंड करी हुई दिखती है, पर होती वो स्ट्रेट है। वो क्यों होता है? क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या होता है, वहां पर बेंडिंग, उसमें डेंसिटी के कारण, उसके आपके घनत्व के कारण वो बेंडिंग देखने को मिलती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन, जो कि डेंसिटी पे बेस्ड होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर होता है। इसमें इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल क्या होता है? बराबर होता है। ठीक, ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो कि मैंने आपको बता दिए। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, लिखा भी हुआ है इस तरीके से कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ना। अब एक और चीज, व्हाट हैपेंस व्हेन द लाइट एंटर्स अनदर मीडियम। अभी जस्ट मैंने बताया कि जब लाइट दूसरे मीडियम में एंटर करती है। ठीक है, ये आपका ग्लास स्लैब है, यहाँ पे लाइट है, यहाँ आपका एयर है, और ये आपका ग्लास है। जब ग्लास स्लैब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो क्या होता है? इट्स फ्रीक्वेंसी चेंजेस की वेवलेंथ चेंजेस की बोथ 1 and 2 क्या होता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका कि वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, पर वेवलेंथ में क्या होता है? बदलाव होता है। ये बात को याद करके रख लो। ठीक है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपकी तैयारी का ही क्वेश्चन है, अभी तक रिपीट नहीं हुआ है, आ सकता है कि जब भी लाइट एंटर करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं होता, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, पर वेवलेंथ क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपको ये 3 जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या
क्या होता है जब प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उस समय आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता, बल्कि तरंग दैर्घ्य जो है उसकी वो बदल जाती है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब लाइट ट्रैवल करती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, देखो दो तरह का मीडियम होता है, एक रेयर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। ठीक है, रेयर मीडियम में जब लाइट रहती है, ये आपका जैसे रेयर मीडियम है एयर, ठीक है, डेंसर मीडियम हो गया आपका वाटर। ठीक है, डेंसर, जब लाइट यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रही है तो हमेशा बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी। इसको याद कैसे रखोगे, जब हम लोग घर से निकलते हैं तो एकदम आराम से, घूमने की बात कर रही हूँ, घर से निकल रहे हैं आराम से चौड़ होकर निकल रहे हैं, सब इधर से उधर नाचते हुए निकल रहे हैं, पर जैसे ही जंगल में पहुंच जाते हैं, एक डेंस एरिया में पहुंच जाते हैं, सब कोई एक दूसरे के पास सट जाता है, क्यों, क्योंकि डर लगता है। तो वही चीज है, जब एयर में है तो नॉर्मल खुले खुले हैं, पर जैसे ही एक डेंसर मीडियम में है तो डर गए, तो क्या हो गए, टूवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल क्या है हमारा, एक रेफरेंस पॉइंट है, मतलब समझ लो एक नॉर्मल एक कोई है जिसके पास सब आकर डेंस होकर मतलब इकट्ठे हो जाते हैं, डरते हैं। और ये अब वापस जब हम डेंसर मीडियम से, देखो जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाएंगे, अब वापस से जंगल से, खुले जंगल से खुली आकाश में जाएंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, नॉर्मल से दूर होकर, मतलब ये जो नॉर्मल थी जो सबको बचा कर रखी थी, उससे क्या हो जाएंगे, आराम से बिंदास होकर घूमेंगे, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होंगे। ठीक है, ये याद करने का तरीका है, सेम मैं हमेशा याद करती हूँ। तो वेलोसिटी डिक्रीजेस व्हेन द लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, हमेशा कम होती है जब लाइट ट्रैवल करती है रेयर टू डेंसर। जब यहाँ रेयर से डेंसर में लाइट ट्रैवल करेगी तो हमेशा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है और वेवलेंथ भी कम हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। जब प्रकाश विरल, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लेना, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाता है तो वेग कम हो जाता है, यदि प्रकाश की आवृत्ति स्थिर है तो तरंग दैर्घ्य भी कम हो जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड और फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, इसको भी देख लो एक बार। स्पीड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वी स्पीड हो गया, फ्रीक्वेंसी आपकी ये हो गई, और वेवलेंथ आपकी लैम्डा हो गई। तो ये एक रिलेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। आपके एग्जाम में फॉर्मूले भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं, और टीआई 3 में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी थी, तो आप इसमें इस तरीके से चैनल से जुड़े रह सकते हैं और तैयारी आपको अच्छी तरीके से कराई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम आपके हो जाते हैं ब्रायोफाइट्स। ठीक है, और इसको चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया आपका ये चार्ट। प्लांट्स, देखो थैलोफाइटा क्या होते हैं, ये डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, उनके पास प्लांट बॉडी होती ना फैले फैले से, थैलस स्ट्रक्चर जैसा सब फैला फैला सा स्ट्रक्चर होगा, आपने थैलोफाइटा देखा होगा। फिर दूसरे कैसे होते हैं, जिनके पास डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी होती है, जैसे कुछ हो जाते हैं ब्रायोफाइट्स, कुछ टेरिडोफाइट्स, और आपके जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये आपके डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी के अंदर आ जाते हैं। जिनके पास प्लांट बॉडी नहीं होती वो थैलोफाइटा होते हैं। थैलोफाइटा एम्फीबियंस ऑफ प्लांट, वो भयचर होते हैं प्लांट जगत के, पादप जगत के आपके। फिर आपके विदाउट वेस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं, जिनके पास जाइलम और फ्लोएम नहीं होता, वो आपके ब्रायोफाइट्स हो जाते हैं, जिनके पास जाइलम फ्लोएम नहीं होता। अब जिनके पास जाइलम फ्लोएम होता है, वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, वो आपके क्या हो जाते हैं, वो आपके टेरिडोफाइट्स होते हैं, और आपके यहाँ पे फेनेरोगैम्स होते हैं। दो तरीके के होते हैं। अब फेनेरोगैम्स फर्दर डिवाइडेड होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म। फेनेरोगैम्स क्यों बोला गया इनको, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, ये सीड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब फेनेरोगैम्स में दो तरह के सीड प्रोड्यूसिंग होते हैं, एक तो ओपन होते हैं और एक क्लोज होते हैं। जो ओपन होते हैं वो हो जाएंगे आपके जिम्नोस्पर्म्स, जिनमें सीड जो है वो नग्न होती है, दिखती है। और एक होती है एंजियोस्पर्म्स, जिसमें सीड जो होती है वो फ्रूट के अंदर, आपके फल के अंदर प्रेजेंट होती है। एंजियोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स डाइकॉट और मोनोकॉट में होते हैं। एक बार इस चार्ट को देख जरूर लेना, इंपॉर्टेंट है, इसी चार्ट से ही क्वेश्चन आता है इसमें मेजर। ठीक है, जैसे कौन से नग्न होते हैं, तो जिम्नोस्पर्म आपके नग्न होते हैं। कौन से ऐसे होते हैं जो कि इनसाइड द फ्रूट्स होते हैं, तो वो आपके एंजियोस्पर्म्स हो जाएंगे। ठीक, एंजियोस्पर्म्स के दो पार्ट होते हैं, आपके डाइकॉट और मोनोकॉट। डाइकॉट जैसे राजमा आपका डाइकॉट हो गया, ठीक है। फिर आपका मोनोकॉट जैसे सिंगल आपका दाल का दाना हो गया, वो आपका मोनोकॉट हो गया। ठीक, अब टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, इनके पास सीड्स नहीं होते हैं। ठीक, फेनेरोगैम्स का सीड्स होते हैं, पर इन दोनों के पास क्या होता है, प्रेजेंट वैस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, और ये सेशन आपको
कैसा लगा ये ज़रूर मुझे बताइए। आज का ये आखिरी क्वेश्चन था। कल हम और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे, इस तरह से क्वेश्चंस को करते रहेंगे। आपकी इन्वॉल्वमेंट को आप बढ़ाइए, जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मैं और बढ़ाऊँ, और साइंस के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस भी हम करेंगे, उसको भी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ एग्जाम्पलर्स आपके, तो उसको भी हम खत्म करते जाएंगे, चैप्टर वाइज करेंगे उसको एग्जाम्पलर्स को। इसको बिल्कुल मतलब एक चैप्टर में आपको पहले एक्सप्लेन कर दूंगी, फिर उसके एग्जाम्पलर्स करा दूंगी, तो उससे आपका चैप्टर पूरा प्रिपेयर होता जाएगा। और एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस, एग्जाम्पलर्स, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, आगे भी इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो चैनल से कनेक्टेड रहिए, आपको चीजें मिलते रहेंगी। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।